अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, कल परसों जो मैच हुआ फ्रांस और मोरक्को का वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, तो उससे पहले पूरा पाकिस्तान, बाकी तो मैं मुस्लिम वर्ल्ड की बात नहीं करूंगा, पूरा पाकिस्तान एक ही बात कर रहा था कि हमारे मुसलमान भाई मोरक्कन पहुंचे हैं फाइनल सेमीफाइनल में, तो उनको जीतना चाहिए, हमारी पूरी सपोर्ट उनके साथ है। चलें, एक लम्हे के लिए कह लें समझ में आती है, लेकिन पूरा पाकिस्तानी जो फ्रांस में रहता है, जो फ्रांस का खाता है, जो वहाँ पे खुशल मंगल जिंदगी गुजार रहा है, सुकून से अमन से रह रहा है, जो तस्वुर में नहीं है कि पाकिस्तान में किसी को हासिल हो, वो भी फ्रांस को सपोर्ट नहीं कर रहा था, मोरक्को को सपोर्ट कर रहा था। क्या इनको सबको मिलकर डिपोर्ट नहीं करना चाहिए? जितने पाकिस्तानी या जितने वो लोग जो फ्रांस में रह रहे हैं और फ्रांस को नहीं सपोर्ट कर रहे, उनको डिपोर्ट नहीं करना चाहिए? देखें, मैं मानता हूं कि जितने ब्रिटिश इंडियन हैं, जब इंग्लैंड और इंडिया का मैच हो रहा होता है तो वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर इंडिया जीत जाए तो वो सड़कों पर निकल के मार कुटाई नहीं करते, ब्रिटिशों को पकड़ के मार नहीं रहे होते, गाड़ियों को आग नहीं लगा रहे होते। इसी तरह मैच जीत जाएं तो भी हंगामे नहीं खड़े करते। लेकिन फ्रांस में मोरक्कन्स ने, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी, जहाँ जहाँ हैं, उन्होंने दरिंदगी की इंतहा कर दी। आप खाते फ्रांस का हो, रहते फ्रांस में हो, दुनिया की हर अय्याशी आप फ्रांस में करते हो, और ज़्यादातर आप लोग सरकारी बेनिफिट लेते हो, जॉबलेस अलाउंस और 8-8 बच्चों के अलाउंसेस, वो सब आप लेते हो, लेकिन सपोर्ट आप चले ना करें। फॉर एन एग्जाम्पल कि आप सपोर्ट मोरक्को को कर रहे हो क्योंकि आप मोरक्कन ओरिजिन के हैं, लेकिन एटलीस्ट ये हंगामा करना, ये सब। ऐसे में एक ट्वीट मेरी नज़रों से गुजरी और मैं बैठ के सोचता ही रह गया कि कितनी मुनाफिकत है, कितनी हिपोक्रेसी है इन पाकिस्तानियों में, कि एक लड़की है, कनाडा में रहती है, मैं नाम नहीं लूँगा उसकी, नाम मैं उसकी आइडेंटिटी शो करूँगा। उसने मैच से 2 दिन पहले ट्वीट की कि मोरक्को मुसलमान मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, तो मैं मोरक्को को सपोर्ट करूँगी, और काफिर मलऊन फ्रांस को तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी। और रहते कहाँ है? काफिर मलऊन कनाडा में। इन लोगों की हिपोक्रेसी देखें कि वो कनाडा में एक गोरी कंपनी की जॉब करती हैं, वहाँ पे अय्याशी से रह रही हैं, तो काफिर मलऊन नहीं है। ये इनकी हिपोक्रेसी है जो आपको ब्रिटिश इंडियंस में या इंडियंस लिविंग इन अमेरिका या कहीं भी आपको यह हिपोक्रेसी नहीं मिलेगी। ये काफिर मलून, पूरा वर्ल्ड कप इन्होंने इस्लाम और काफिर की जंग करार दे दिया, तो फिर ऑब्वियसली अब काफिर जीत गए और मुसलमानों को लात मार के निकाल दिया वर्ल्ड कप से। खालिद बदोइन करके जो है मेला ट्विटर पे, वो कह रहा था मोर देन 2 बिलियन मुस्लिम्स आर प्राइंग फॉर मोरक्को, सो मोरक्को विल विन। तो एक तो 2 बिलियन से ज्यादा बना दिए मुसलमान, ठीक है। दूसरा ये है कि फिर अल्लाह मियाँ ने इनकी सुनी नहीं भाई, या तो फिर ये है कि इनका अल्लाह कमजोर है और क्रिश्चियनों का अल्लाह मजबूत है, फिर इसका मतलब ये हुआ। मतलब किस किस्म की बहस में, जंग में पड़ गए हैं ये। इनसे ज्यादा मुनाफिक लोग मुसलमानों से और ख़ास तौर पे ये पाकिस्तानियों से। आपके इंडिया की जो राना अयूब है, वो भी पूरी मोरक्को को सपोर्ट कर रही थी। पता नहीं मोरक्को से उन्होंने क्या क्या मज़े लूटे हैं। तो खैर, ये एक छोटी सी बात थी। आगे मैं आऊँगा पाकिस्तान के जनरल सिचुएशन पे। अजीज़ दोस्तों, इमरान खान ने नई तारीख दी है कि हम असेंबली डिज़ोल्व करेंगे पंजाब और KPK की। सुनिए ज़रा। मैं इंशाल्लाह 17 तारीख को हम हमारी पार्टी की गैदरिंग हो रही है बड़ी लिबर्टी चौक के ऊपर, और इंशाल्लाह लिबर्टी चौक में मैं अपने खिताब के ऊपर
अपनी कौम को डेट दूंगा जब हम दो असेंबलीज, हमारी जो पख्तूनख्वा की असेंबली और हमारी जो पंजाब की असेंबली है, इसको हम डिसॉल्व करेंगे, इसमें से निकल के हम इलेक्शन अनाउंस करवाएंगे। उसके अलावा हमारे जो 123 या गालिबन 125 नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, जो हमारे इन्होंने अभी तक इस्तीफे कबूल नहीं किए, हम नेशनल असेंबली के अंदर जाके स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो, ताकि हम नेशनल असेंबली से भी रिजाइन करें और फिर तकरीबन 70% पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होगा। कानून आइन यह कहता है कि जैसी असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं तो उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन होगा। तो यह समझ लें कि इंशाअल्लाह 17 तारीख को मैं डेट दूंगा और उसके बाद हमारे 70% पाकिस्तान इलेक्शन में चला जाएगा, इलेक्शन मोड में। अकल तो यह कहती है कि अगर 70% मुल्क में इलेक्शन हो रहा है तो आप नेशनल असेंबली सारे मुल्क का इलेक्शन करवा दें। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे यहां मुजरिम जुराइम पेशा लोग बैठे हुए हैं, उनको कोई कौम की फिक्र नहीं है, उनकी दौलत मुल्क से बाहर पड़ी हुई है। रुपया गिरता है तो इनकी दौलत में इजाफा हो जाता है कि उनके पैसे डॉलर में पड़े हुए हैं। इनका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है। अब आप ये बताएं कि इसने लॉन्ग मार्च खत्म किया था नवंबर में, आपको याद होगा, टांग का प्लास्टर कटवा के एक दिन के लिए, और उधर आया कि हम इस्लामाबाद फतह करने जा रहे हैं। लेकिन वहां जाके उसने कहा कि भाई खत्म करो लॉन्ग मार्च खत्म अब, क्योंकि वो उसी दिन जनरल आसिम मुनीर बन गए थे चीफ और बाजवा रिटायर हो गया था। अब ये क्या करता, अभी तक तो ये सारी गेम बाजवा के ऊपर खेल रहा था। फैज हमीद ने अर्ली रिटायरमेंट मांग ली तो इसके पास कुछ बचा नहीं, तो इसने कहा अब हम जा रहे हैं घर, लॉन्ग मार्च खत्म करो। अब हम असेंबलीज है ना जो पंजाब और केपी के, जहाँ पे हम मेजोरिटी में, जहाँ पे हमारा चीफ मिनिस्टर है, हम असेंबलीज डिसॉल्व कर रहे हैं और नेशनल असेंबली से हमारे MNAs जो हैं मेंबर्स, वो रिजाइन करेंगे। अब तक तो वो किया नहीं, क्योंकि ये खुद इसने कहा है कि हमारे लोग असेंबली डिसॉल्व करने से घबरा रहे हैं, तो ये कर नहीं सका असेंबली डिसॉल्व। और अब नई नई तारीखें दे रहा है। अब इसने दिसंबर की 17 तारीख दी है कि हम डिसॉल्व करने जा रहे हैं। और कौन ऐसा मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होगा, कौन ऐसा मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली होगा, कौन ऐसा पंजाब और केपी का मिनिस्टर होगा जो करोड़ों रुपया खर्च करके इलेक्ट हुआ है, वो इमरान खान के कहने पे सीट छोड़ देगा। क्योंकि PTI के लोग सारे लोटे हैं। आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि एक जो लोटा ग्रुप है ना इलेक्टिबल्स का, वो इलेक्शन से पहले आर्मी से जाकर ISI से जाकर पूछते हैं कि भाई साहब हम किस पार्टी में जाएं, आप किसको सरकार में ला रहे हैं ताकि हम उस पार्टी में जाएं। तो वो फिर पैसा लगा कर उसमें जाते हैं, वो फिर इलेक्ट होते हैं, मज़े लेते हैं मिनिस्ट्रियों के। फिर अगला इलेक्शन आता है तो फिर यही करते हैं, जंप मार के दूसरी पार्टी में जिसको ISI ने जितवाना है। अब ये लोग 5 साल का बजट लेके आए हैं कि हम 5 साल में इतना माल बनाएंगे, ये 1 साल क्यों छोड़ेंगे। तो ये इमरान खान अभी तक इसलिए डिसॉल्व नहीं कर पा रहा कि ज़्यादातर लोग ये करेंगे अगर तुम असेंबली डिसॉल्व करोगे तो हम पीछे हट जाएंगे, हम नहीं होने देंगे असेंबली डिसॉल्व। इसी तरह पंजाब का चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही जो साफ अल्फाज में कह चुका है, उसका बेटा मोहनिस इलाही भी कह चुका है कि बाजवा हमारे लिए रहमत का फरिश्ता बन के आया था, कि इसने हमें कहा कि इमरान खान के साथ खड़े हो जाओ। तो 10 सीटों वाला परवेज इलाही 300 से ज़्यादा सीटों वाली पंजाब असेंबली का चीफ मिनिस्टर है। वो क्यों तोड़ेगा असेंबली, वो क्यों डिसॉल्व करेगा असेंबली? क्योंकि उसको पता है कि मैं 10 सीटों पर मैं चीफ मिनिस्टर बना हुआ हूँ, आगे मुझे ज़िंदगी में ऐसा मौका नहीं मिलना। और अगला इलेक्शन जो नज़र आ रहा है वो नवाज शरीफ की पार्टी को जितवा रहा है, नज़र आ रहा है चांस। तो परवेज इलाही पंजाब असेंबली डिसॉल्व नहीं करेगा। तो सिचुएशन ऐसी है कि असेंबलीज तो डिसॉल्व नहीं होंगी। अजीज दोस्तों, मैं ज़रा एक और ख़बर करके फिर मैं सिंध की तरफ जाऊंगा। हिना रब्बानी खर ने प्रेस ब्रीफिंग की है टोटल एंटी इंडिया, कि इंडिया एक रोग स्टेट बन गया है
और जितना टेररिज्म को इंडिया ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, न इतना किसी ने नहीं किया। दो इसका जवाब तो हमारे जयशंकर जी आजकल चौके छक्के मारते हैं, उन्होंने तो छोटे से उसमें जवाब दे दिया कि भाई साहब ये ओसामा बिन लादेन कहाँ से मिला था। यूनाइटेड नेशंस की असेंबली में जो स्पेशल कॉन्फ्रेंस हो रही जिसमें बिलावल भुट्टो भी गया है, मैंने आपको बताया था, उसमें जयशंकर जी ने कहा कि ये बता दें कि ये जो ओसामा बिन लादेन है वो कहाँ से पकड़ा गया। They do. Mr. Minister, I'm from Geo TV Pakistan. If you would like to entertain my question also. Okay. How about Kulbhushan, first of all, and India and Pakistan have been accusing each other about terrorism. Hina Rabbani, as you said, yesterday, she brought out this. Could you come to the question? My question is, how long South Asia is going to see this terrorism disseminating from New Delhi, Kabul, and Pakistan? How long they are going to be at war? Number one, and secondly, how about the UN Security Council resolutions on Kashmir? Does India abide by it or not? Thank you. You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So look, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does, increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. And by taking that debate elsewhere, you're not going to hide it. You're not going to confuse anybody anymore. People have figured it out. So my advice is, please clean up your act. Please try to be a good neighbor. Please try and contribute to what the rest of the world is trying to do today, which is economic growth, progress, development. So I hope through your channel that message goes through. और मैं हिना रब्बानी खर से पूछता हूं कि आप फॉरेन मिनिस्टर हैं, पहले भी रह चुकी हैं स्टेट, ये बता दें कि एफबीआई की एक लिस्ट है, उनकी वेबसाइट पे जाकर चेक कर ले, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। यूनाइटेड नेशंस की एक लिस्ट है, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। यूरोपियन यूनियन, ब्रिटिश अथॉरिटीज, इन सब की एक लिस्ट बनाई हुई है मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की। उसमें से कोई एक इंडियन निकाल कर दिखा दें। है इंडियन नेशनल उसमें, लेकिन वो है दाऊद इब्राहिम। वो इंडियन है नेशनल जिनको पाकिस्तान ने अपने यहां पनाह दी है और पाकिस्तान उनके जरिए भारत में टेररिस्ट करा रहा है। आपको उस मोस्ट वांटेड लिस्ट में से ज्यादा लोग पाकिस्तान से मिलेंगे, जो पाकिस्तान की आईएसआई की छितर छाया में बैठ के ये सारा टेररिज्म कर रहे हैं। कोई एक इंडियन दिखा दें जो इंडिया में बैठा हो, जिसको रॉ यूज करता हो। और ये प्रेस ब्रीफिंग देने की जरूरत क्यों पेश आई, वो मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की एजेंसीज ने दावा किया है कि हमने हाफिज सईद के घर पे जो आज से 2 साल पहले हमला हुआ था, बम धमाका हुआ था, उसके कल्प्रिट्स को पकड़ लिया है और वो रॉ एजेंट है। इंडिया की एजेंसी रॉ ने करवाया था। अब आपको याद होगा कि उस वक्त एफएटीएफ की पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था और पाकिस्तान ने एफएटीएफ को और दुनिया को ये मामूल बनाया था कि हाफिज सईद जेल में है, उसको कोर्ट ने सजा दी है, वो जेल में चक्की पीस रहा है, जबकि हाफिज सईद अपने घर में था। वहां पे बम धमाका होता है, इनकी पोल खुल गई, इनको फौरन हाफिज सईद को उधर भेजना पड़ा। मुझे ये बताएं कि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी अथॉरिटीज हाफिज सईद जेल में था, उसका घर खाली पड़ा था। रॉ बकौल पाकिस्तान के इतनी एक्टिव एजेंसी है कि जो पूरे बलोचिस्तान का गेम रॉ कर रही है, सिंध में रॉ कर रही है, केपीके रॉ कर रही है, टीटीपी रॉ कर रही है, पूरे पाकिस्तान में रॉ दंदनाती फिर रही है। तो क्या रॉ को नहीं पता था कि हाफिज सईद तो घर में है नहीं, तो वहां पे हम बम धमाका क्यों कराएंगे? 2 आदमियों को पकड़ के ले आए हैं और कहते हैं कि ये रॉ के एजेंट हैं, पाकिस्तानी नेशनल हैं, और पता नहीं वो उन्होंने धमाका कराया भी नहीं, क्योंकि वो धमाका आईएसआई का अपना कराया हुआ था। उसको बेस बना के हिना रब्बानी खर ये कह रही हैं।
एक इंडियन नेशनल रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ईरान में बिजनेस के लिए गया हुआ था, वहाँ से आईएसआई के लोगों ने ये जो लियारी का उज़ैर बलोच कराची का जो आईएसआई का एजेंट था, जिसको एमक्यूएम को तोड़ने के लिए कराची में लॉन्च किया गया था, ईरानियन नेशनल था, उज़ैर जान बलोच, कराची में इसको लॉन्च किया था और उसने आतंक का पूरा बाजार चलाया हुआ था। कराची के मासूम लोगों को उठा के लड़के लड़कियों का रेप किया। पूरे उस ओल्ड टाउन कराची जहां मेरा 90% खानदान रहता था, मेरे कजन्स, मामू, खाला, चाचा, फुफियाँ सब उधर रहते थे, सब अपने अपने घर छोड़ के भाग गए थे। मैंने उस वक्त ये वीडियो भी बनाई थी, इतनी दहशत मचाई थी। वो उज़ैर जान जाता रहता था ईरान बलूचिस्तान के रास्ते से, उसको वहाँ पे ये इंडियन वो मिल गया बिजनेसमैन, उसको अगवा करके पाकिस्तान लाया ये बलूचिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके, और आईएसआई के हवाले किया। उसका नाम था कुलभूषण यादव। उसको आईएसआई ने दुनिया के सामने पेश किया कि हमने इसको बलूचिस्तान से पकड़ा है, ये रॉ का रेसिडेंट डायरेक्टर है जो कि यहाँ पे नेटवर्क चला रहा है। आज तक उस बात को ये साबित नहीं कर सके। वो बेचारा यही कह रहा है कि भाई मैं तो बिजनेस कर रहा था ईरान में, मुझे तो अगवा करके लाया गया है। उसको कोई जस्टिस एक्सेस नहीं है, इंडियन एम्बेसी को एक्सेस नहीं दे रहे, उसको बंद करके रखा हुआ है। दुनिया भर के अथॉरिटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान को कह रही हैं कि आप उसको फेयर ट्रायल तो करें। फेयर ट्रायल नहीं कर रहे, क्योंकि फेयर ट्रायल करेंगे तो हार जाएंगे। जिस तरह एमक्यूएम के कन्वीनियर डॉक्टर इमरान फारूक का कराची में, इधर लंदन में कत्ल हुआ था, तो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने फ़ौरन नाम चेक कर लिए कि ये 2 लड़के हैं जो स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे इधर पाकिस्तान से, कराची से, और इन्होंने इस तरह कत्ल किया और यहाँ से भाग गए। तो इन्होंने पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को कहा कि वो कराची पहुँच रहे हैं, इनको गिरफ्तार करो। पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ने इनको गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिश ने कहा हमारे हवाले करो। पाकिस्तान ने कहा कि हम हवाले नहीं कर सकते, हमारे यहाँ एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी ही नहीं है। हवाले करते तो वो लड़के बता देते कि हमें तो आईएसआई ने ये टास्क दिया था। आज इस बात को 12 साल हो गए, पाकिस्तान में ट्रायल चल रहा है उनका। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के हवाले नहीं कर रहे, क्योंकि वो आईएसआई, उधर आईएसआई ने उनको अदालत में मुजरिम भी साबित कर दिया, सब कुछ कर दिया। अगर इतने ही वो पक्के मुजरिम हैं और तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो तो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के हवाले कर दो। इतना ज़बरदस्त अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ आपको मिल जाएगा प्रूफ कि अल्ताफ़ हुसैन ने उसने पाकिस्तान की आईएसआई कह रही है कि ये अल्ताफ़ हुसैन के बंदे हैं और अल्ताफ़ हुसैन ने मरवाया है, तो दे दो भाई ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को। नहीं दे रहे, क्योंकि इधर ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के पास आके वो लड़के सच बता देंगे कि भाई साहब हमें तो आईएसआई ने ये टास्क दिया था। ये है पाकिस्तान में जस्टिस की सिचुएशन ये है कि ये देखें, एक आदमी, उसका मासूम बच्चा जेल के साथ, बेगुनाहों को पकड़ के बंद कर देते हैं। दुनिया की कौन सी अदालत होगी जिसमें ये आप देखें कि ये एक छोटी बच्ची है, इसके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हैं, इसकी माँ के हाथों में भी हथकड़ियाँ और इस बच्ची के हाथों में हथकड़ियाँ। दुनिया में कहीं भी आप मुझे दिखा देंगे ऐसा होता है। ये है पाकिस्तान, यहाँ जस्टिस का ये हाल है। और फिर कोई कानून बनाने आओ, जैसे रेप के ऊपर कानून आया कि कोई रेपिस्ट होगा उसको नामर्द कर देंगे मेडिकली, तो उस पर ये मौलवी साहब फौरन खड़े हो गए, क्योंकि मदरसों में बच्चों के रेप तो इन मौलवियों के कारनामे हैं। तो ये देखें मौलवी क्या कह रहा है। मोहतरमा शिरीन मदारी साहिबा ने एक तजवीज़ दी कि मुजरिम को नामर्द बनाया जाए। जनाब स्पीकर, इस कानून में हुक्म है, इस पर अमल आप नहीं करा सकते। अगर मर्द को आप नामर्द बनाते हैं, लेकिन ऐसे वाकयात भी हो चुके हैं जिनमें खवातीन ने मर्द को अगवा करके कई दिन तक उनको रेप का निशाना बनाया। क्या उन खवातीन के खिलाफ उनको नाऔरत बनाने के लिए आपके पास क्या मैकेनिज्म है? आप उन क्या कर सकते हैं मोहतरमा? तो अजीज दोस्तों, ये है सिचुएशन। मैं सिंध की तरफ आऊँगा।
सिंध में सैलाब ने जो तबाहियां मचाई, उसके बाद सिंध का अभी तक हाल खराब है। किसी को वापस आबाद नहीं किया गया, किसी को सैलाब से नुकसान का अजाला नहीं किया गया। सिंध में जुलूस जलसे निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और सिंधी पूरे दुनिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि तुम इसको यूज़ कर रहे हो सिंध के सैलाब को, इसलिए वहाँ पे कुछ दे ही नहीं रहे हो लोगों को कि जब मामला ठीक हो जाएंगे तो दुनिया में कौन मदद देगा। पाकिस्तान ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिलियंस ऑफ डॉलर का कर्जा लिया, मदद ली सैलाब के लिए, सैलाब के नाम पे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 200 और कुछ मिलियन डॉलर दिए सैलाब के लिए। अभी तक सैलाब खेल रहे हैं। सैलाब को खत्म हुए आए हुए 4 महीने हो गए। यहाँ भारत में मुंबई में हर साल बारिश होती है, सैलाब जैसा ही पानी पूरे मुंबई में भरा होता है, 2 दिन बाद खत्म हो जाता है। यहाँ लंदन में भी कभी कोई तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, बहुत ज़्यादा सैलाब भी आते हैं, हमारे यूरोप में भी 2 दिन बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। यहाँ नॉर्मलिटी होने का नाम ही नहीं ले रहे। और सिंध का हाल ये है कि पूरे पाकिस्तान को पालता है। ये देख लें आपके, ये पानी भर रहे हैं, किस तरह पानी भर रहे हैं कि जो 5 दरिया आते हैं ना भारत से पाकिस्तान में, उन 5 दरियाओं को पूरा पंजाब पी जाता है। ना वो केपी के जाते हैं, ना वो बलूचिस्तान जाते हैं। पंजाब के गांव-गांव, खेत-खेत में वो नहरी सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि पूरे पंजाब को सैराब कर रहे हैं। और जब सिंध में दाखिल होते हैं तो वो 5 मिलके एक छोटा सा दरिया बन जाता है, दरियाए सिंध। जो आप पहाड़ों में जाकर देखेंगे ना, तो वो दनाता एक सैलाब जैसा दरिया है। वो सिंध में दाखिल होता है तो इतना सुकड़ के रह जाता है, और कराची आने से पहले वो ड्राई हो जाता है। सिंध में देने के लिए इनके पास पानी नहीं, सिंध से लेने के लिए इनके पास सब कुछ है, पूरे पाकिस्तान को सिंध पाले। ये हालत है कि ज़मीन के अंदर भी अब पानी ख़त्म हो रहा है। ये देखें सिंधी औरतें और बच्चे किस तरह पानी भर रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा आप दुनिया में कहीं ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस नहीं देखेंगे। अजीज दोस्तों, जाते जाते थोड़ा इकोनॉमी पे भी बात हो जाए कि ये मुसद्दिक मलिक हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये कह रहे हैं कि रशिया है ना, वो पाकिस्तान को पेट्रोल और डीजल बहुत ही कम कीमत पे देने को तैयार है। जबकि मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स अमेरिका में बैठे हैं ना, वो पीछे डंडा दिया हुआ है अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने, तो कह रहे हैं कि नहीं, रशिया से जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो हम रशिया से कोई चीज़ खरीदने के तैयार नहीं है, हमें डिस्काउंट पे कोई एनर्जी वगैरह रशिया से नहीं लेनी। पाकिस्तान अमेरिका के डिक्टेशन से बाहर नहीं निकल सकता। अजीज दोस्तों, इस सारी जो बुराइयां हैं, इसकी वजह पंजाब है। पाकिस्तान में पंजाब का जो जुल्म बर्बरियत है ना, खाली आर्मी नहीं, पूरा पंजाब। पठान है ना, वो भी ठीक है, जो सिंधी है, मुहाजिर है, वो भी ठीक है। उनमें से होंगे कुछ पागल एलिमेंट 2-4, लेकिन भारत के लिए वो भी ठीक है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। ये खैबर पख्तूनख्वा वाले, सिंध वाले, बलूचिस्तान वाले सब नॉर्मल है। ये जो दिमाग में कमी है ना, ये पाकिस्तानी पंजाब में है। पाकिस्तान की पंजाबी लॉबी का खेल है, पूरी पंजाबी लॉबी का खेल है। इन लोगों ने इतने जुल्म ढाए हैं बाकी सब पे कि लोग खड़े हो गए हथियार लेके। यार पाकिस्तानी पंजाबी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान। इनकी भूख, इनकी हवस, इनकी लालच, इनकी लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, लैक ऑफ विजन, ग्रीड, ये सब चीजें हैं जो पाकिस्तान को, ये जो पूरी मार पड़ रही है ना पाकिस्तान को, इट इज बिकॉज ऑफ द पाकिस्तानी पंजाबीज। दे आर द पीपल हु हैव क्रिएटेड ऑल दिस मेस। ग्रीडी लॉ, इन्हीं लोगों की वजह से तो बांग्लादेश बना। तो ये लॉबी ने बर्बाद कर रखा है पाकिस्तान को। पंजाब के इस जुल्म बर्बरियत की वजह से पूरा पाकिस्तान इनसे तंग आया हुआ है। फाइनली आप ये देखें कि 2-3 दिन मैंने आपको बताया था 9 दिसंबर को चमन बॉर्डर पे अफगानिस्तान से शेलिंग की गई थी और बेशुमार पाकिस्तानी मर गए थे। कल वापस
अफगानिस्तान से चमन बॉर्डर पे शेलिंग की गई। कहते हैं एक मरा है कई जख्मी हैं, लेकिन अब ये लगातार है। क्या दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ ए वॉर? क्योंकि अफगान पिछले 42 साल से जंग लड़ रही और हमारी नपुंसक आर्मी पिछले 50 साल से प्रॉक्सी वार्स लड़ रही है, टेररिज्म कर रही है, अपने लोगों को, सिविलियंस को, अनआर्म्ड सिविलियन को मार रही है। 50 साल पहले इन्होंने आखिरी जंग लड़ी थी जिसमें 93,000 पतलून उतार के आए थे। इसके बाद इन्होंने सियाचिन और कारगिल वगैरह में छोटी मोटी चीज़ें की, उसमें भी अपनी लाशें छोड़ के भागे हैं। तो भले ना न्यूक्लियर पावर है, मिसाइल है, फलान है, ढुमकान है, इनको तालिबानी भी मार सकते हैं। इनमें इतनी वो अब रही नहीं है कि ये तालिबान से भी जंग जीत सकें। तो अजीज़ दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान का इस वक्त हाल ख़राब है। अमेरिका में पाकिस्तान अपने एम्बेसी की बिल्डिंग बेच रही है। रोजवेल्ट होटल जो जिसकी वैल्यू $1 बिलियन की है, वो बिल्कुल सस्ते में अपने दोस्तों को करप्शन लेके दे रही है। और इसमें इनके दोस्त हैं, बिल्कुल औने पौने दाम में ये ख़रीदने को तैयार हैं। और पाकिस्तान से बाहर जाने वाले पैसेंजर्स के ऊपर पाबंदी लगा दी है। कब पूरे 1 साल में चाहे आप 10 बार बाहर जाएं या 50 बार जाएं या 1 बार जाएं, आपकी एक लिमिट है कि इतने डॉलर आप लेके जा सकते हैं। यानी $30,000 से ज़्यादा आप पूरे साल में लेके नहीं जा सकते, चाहे वो आप 1 बार में ले जाएं, चाहे वो 10 ट्रिप में $3,000 ले जाएं। लेकिन आप 30,000 से ज़्यादा डॉलर लेके नहीं जा सकते। और अफ़गानिस्तान जाने वाले साल में सिर्फ $6,000 लेके जा सकते हैं और एक विजिट पे $1,000 से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।